अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सीरीज़ ऑफ लेक्चर हम बना रहे हैं डेटाबेसेस के टॉपिक्स के ऊपर, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स, वो लोग, वो कोलीग्स, वो सारे रिलेटेड लोग जो कि डेटाबेस से रेलेवेंट किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, वो डेटाबेस के आर्किटेक्चर को समझ सकें, डेटाबेस की वर्किंग को समझ सकें। तो इसी वजह से हम मुख्तलिफ लेक्चर्स कंपोज कर चुके हैं। आज हमारे सवाल से 4th लेक्चर है। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को सुना होगा और उन कंसेप्ट्स को अवेल किया होगा, समझा होगा, जो कि हमने उसमें डिस्कस किए। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का एक की फीचर है, जिसको हमने डिस्कस करना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने लाजमन समझना है। जितने भी एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस आर्किटेक्चर हमें अवेलेबल हैं, वो आज के इस कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। अगर ये कंसेप्ट हम अच्छे तरीके से अप्लाई करें, अगर हम इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और इसको प्रॉपर्ली अपनी कोड्स के अंदर, अपनी क्यूरीज़ के अंदर अगर हम इसको अप्लाई करें, तो हमें डाटा इंटेग्रिटी, डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा एक्यूरेसी ये अवेलेबल होता है। कभी भी इनकंसिस्टेंसी, डुप्लीकेशन और इस तरह के एरर्स को हम फेस नहीं करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब टॉपिक पे आते हैं कि की इट्सेल्फ क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करना है। आम जिंदगी में हम ये कह सकते हैं कि की एक आपके पास एक चाबी है जो कि किसी भी लॉक को ओपन कर सकता है। की इज अ हेल्पिंग हैंड टू ओपन एनी काइंड ऑफ लॉक, जो कि हम रियल वर्ल्ड के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो डेटाबेस है, जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स हैं, ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के लिए हमने भी लेटेस्टली एक वीडियो अपलोड की है, होप कि वो आपने देख ली होगी। नहीं तो आप जाके पहले उसको समझें, बिकॉज ये जो कंसेप्ट है ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के हवाले से है और अपकमिंग भी 3-4 टॉपिक्स उसके हवाले से मज़ीद भी आएंगे। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लाजमी पहले समझें, फिर आपने इसके ऊपर आना है ताकि आप सिक्वेंशली चीज़ों को समझ के आएँ। तो की जो है वो बुनियादी तौर पे मैंने आपको बोला कि ये एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का कंसेप्ट है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर हम सारे के सारे डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और टेबल्स के अंदर जब हम डाटा स्टोर कर देते हैं तो आपके पास जो टेबल में डाटा पड़ा होता है वो सारे का सारा डाटा एक्सेसिबल या लॉक जो होगा वो किस तरह से अनलॉक होगा, किस तरह से एक्सेसिबल होगा, किस तरीके से हम उसको एरर फ्री बना सकते हैं या हम उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारी आज के आने वाले भी की इसकी टाइप्स और की इटसेल्फ जो है ना हम उसमें यूज़ करेंगे। तो बाय डेफिनेशन की कॉलम को कहते हैं। एक कॉलम, जब हमने बोल दिया कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में डाटा स्टोर होता है टेबल्स की शक्ल में, तो टेबल इज़ अ कंपोज या कंपोजिशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो आपके पास जो कॉलम है डेटाबेस के टेबल का, हर एक कॉलम उसको आप की बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कॉलम्स की कहलाते हैं, लेकिन उन्हीं कॉलम में से कोई एक कॉलम ऐसा होता है जिसको हम की वैल्यू कहते हैं। एक से ज़्यादा कॉलम बी कीज हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने ये जहन में सबसे पहले बिठाना है कि की कहते हैं डेटाबेस के टेबल के अंदर मौजूद एक या मल्टीपल कॉलम्स को। सारे कॉलम की नहीं होते, लेकिन एक या मल्टीपल कॉलम की हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि जिस कॉलम को हम की बना लेंगे, बनाने का क्राइटेरिया भी होगा जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो कॉलम की बन जाएगा उसके बाद जो बकिया कॉलम हमारे पास बचेंगे वो सारे के सारे कॉलम हमारे पास कहलाते हैं नॉन की एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यानी एक की हो गया और दूसरों को हम कहते हैं नॉन की, यानी जो कॉलम हमारे की नहीं है वो नॉन की है, उनको नॉन की कहा जाता है, और जो की है वो इटसेल्फ की कॉलम या उसके और भी नाम है जो भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि किस वाले कॉलम को हम की कह सकते हैं, कौन सा कॉलम ऐसा है जो की बनेगा, बनाया जा सकता है। तो उसके लिए दो बुनियादी शराइत हैं। एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, यानी अगर आपका टेबल है जो कि मुश्तमिल है 20 रोज़ के ऊपर, 20 रोज़ उसके अंदर मौजूद हैं, इसका मतलब है कि हर कॉलम के अंदर 20-20 एंट्रीज होंगी। अब जो भी आपका कॉलम, ऐसा कॉलम जिसके अंदर वो 20 की 20 एंट्रीज डिफरेंट आएँ और वो कॉपीड ना हो, वो किसी भी तरह से वो एक दूसरे से रिलेट या कॉपी ना हो, एग्जैक्टली कॉपी ना हो, डिफरेंस उनके अंदर होना चाहिए, तो ऐसे कॉलम को हम की बना सकते हैं। वो कॉलम हमारा की कहलाता है। ठीक है जी, उसको हम की बना सकते हैं, चाहे वो
हमारे पास नेम का कॉलम भी, अगर हमारे पास 20 लोगों का टेबल है स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉयज़ का, और वो 20 के 20 लोगों के नाम डिफरेंट है, तो वो नेम का कॉलम भी की बन सकता है। उनके एम्प्लॉय आईडी या स्टूडेंट रोल नंबर या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे वो कॉलम्स हैं जिनके अंदर वैल्यू डिफरेंट होती है, तो हम उनको की बना सकते हैं। एक शर्त हो गया कि डुप्लीकेशन ना हो। दूसरी शर्त ये है कि उस कॉलम के अंदर आपके पास कोई भी नल वैल्यू ना हो। नल वैल्यू का मतलब है कि अगर 20 रोज हैं तो 20 में से किसी एक भी रो के अंदर आप उसकी वैल्यू को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आपने लाजमी तौर पे उसको फिल ज़रूर किया हो, यानी इसमें कोई ब्लैंक सेल नहीं हो सकता टेबल का के अंदर, और कोई भी सेल किसी दूसरे सेल की वैल्यू को कॉपी नहीं करेगा। इन दो शराइत पर जो भी कॉलम पूरे उतरते हैं उनको आप की बना सकते हैं। अब आगे आपके पास आ रहा है सुपर की, और सुपर की के बाद कुछ और आगे टर्म्स आएंगी, मैं आपको भी बता देता हूँ, आपने इनको समझना है। सुपर की के और भी नाम है जो चलें, इसी एक ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की या सुपर की, इसको आप डिस्कस कर लें। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने दो क्राइटेरियाज पेश किए ना, कि जिसमें मैंने कहा कि हर वैल्यू यूनिक हो और हर वैल्यू जो है ना उसका होना लाजमी है, नल वैल्यूज ना हो, तो इन दो क्राइटेरियाज के ऊपर जो कॉलम पूरा उतरे उसको हम प्राइमरी की या सुपर की कह सकते हैं। सुपर की, सिंपल की, सुपर की या प्राइमरी की, इनकी एक ही डेफिनेशन है कि वो सारे कॉलम जिनके अंदर ये दो चीज़ें हों वो आपके पास प्राइमरी की, सुपर की या की कॉलम कहलाते हैं। अब डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि जो सुपर की होती है ना, हमने लास्ट ER डायग्राम के हवाले से हमने एक लेक्चर किया, तो उसमें हमने एक जिक्र किया था सुपर एंटिटी और सब एंटिटीज़ का। एक ऐसा एट्रीब्यूट यानी एक ऐसा कॉलम, इसको आपने बगौर समझना है इस बात को, कि एक ऐसा कॉलम जो कि हमने अपने लिए की के तौर पे चूज़ कर लिया है, लेकिन उसके अंदर जो डाटा है वो मोस्ट जेनेरिक है, मोस्ट जेनेरिक डाटा है, ठीक है। मोस्ट जेनेरिक का मतलब है कि वो किसी ख़ास एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो किसी कॉमन एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारी सुपर की है। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि हमारे पास नेम अगर डिफरेंट हो, हर अगर जो एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है अगर उसका नेम डिफरेंट है तो उसको भी हम की बना सकते हैं। अब नेम हर इंसान का होता है, चाहे वो इंसान स्टूडेंट है, चाहे वो इंसान डॉक्टर है, चाहे वो इंसान पेशेंट है, चाहे वो इंसान कोई भी एम्प्लॉय है, किसी भी प्रोफेशन से है, किसी भी एज ग्रुप से है, किसी भी जेंडर से है, नेम सबके होते हैं, ठीक है। तो नेम इज़ अ मोस्ट जेनेरिक एट्रीब्यूट। तो ऐसी की अगर हमने एक ऐसे कॉलम को की बनाया है जो मोस्ट जेनेरिक है, तो वो हमारी सुपर की कहलाती है। सुपर की को हम नॉर्मली इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर फिर प्राइमरी की या सब कीज़ को क्रिएट करना होता है जो हम अपने स्पेसिफिक जगहों पे यूज़ करेंगे। मसलन नेम तो हमने सुपर की बना लिया, लेकिन हो सकता है कि जब हम सर्च करें तो हमने नेम के बजाय हमें सर्च ज़्यादा करेक्ट, एक्यूरेट या एफिशिएंट मिले, तेज़ी से सर्च करने के लिए मे बी हम CNIC नंबर को यूज़ करें या हम रोल नंबर को यूज़ करें स्टूडेंट के। तो वो वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके रोल नंबर भी यूनिक होता है, रोल नंबर भी ब्लैंक या एम्प्टी नहीं हो सकता, जिस तरह नेम एम्प्टी नहीं हो सकता और नेम यूनिक अगर मिल जाए, वैसे नेम कॉपीड भी होता है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास नेम का कॉलम को आपने की बनाया तो वो क्या होगा, वो सुपर की होगा। और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिस तरह से हम कह लें कि ID, ठीक है, जो CNIC। अब CNIC मोस्ट जेनेरिक चीज़ है जो कि हर इंसान जो कि हमारे मुल्क में रह रहा है या जो अब्रॉड भी है उसका एक आइडेंटिफिकेशनल नंबर ज़रूर होता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से है, चाहे वो किसी भी जेंडर से है, मेल फीमेल, ठीक है, सब जेंडर्स का, सब एज ग्रुप्स का CNIC ज़रूर होता है। तो CNIC इज़ अ मोस्ट जेनेरिक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर, जिसको आप सुपर की के नाम से जो है ना वो जानेंगे। अगर हमारे पास स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के पास CNIC भी और नंबर भी होता है, और स्टूडेंट को रोल नंबर भी इशू होता है, स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर भी इशू होता है। अब हमारे पास ये तीनों एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है, हमारे पास CNIC भी मौजूद है, हमारे पास रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद है। तो अब हम की किसको बोलेंगे, तो इस सूरत में आपकी जो सुपर की है वो CNIC है, क्योंकि CNIC स्टूडेंट के साथ फिक्स नहीं है, बल्कि वो तो टीचर के पास भी होता है, वो तो आपके पास जो आपका कोई PN है, कोई गेट कीपर है, कोई भी और प्रोफेशन से बंदा रिलेटेड है, डॉक्टर, पेशेंट्स, कोई भी हैं,
तो उनके पास भी CNIC, तो CNIC इज़ अ सुपर की क्योंकि ये मोस्ट जेनेरिक है। और जो स्पेसिफिक होगा किसी खास इदारे की तरफ से इशू करता है, जिस तरह रोल नंबर तो हर इंसान का नहीं होता, रोल नंबर तो इदारा इशू करता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, या पेशेंट ID इशू की जाती है किसी अस्पताल से, डॉक्टर ID इशू की जाती है किसी हॉस्पिटल से। तो आपके पास ये जो डॉक्टर ID, पेशेंट ID, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये आपके कहलाते हैं प्राइमरी की। तो आपने बाय डेफिनेशन तो यही समझना है कि प्राइमरी की हो या सुपर की हो या सिर्फ की का वर्ड हो, उनकी डेफिनेशन यही है कि एक ऐसी की जिसके अंदर, या एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर हर वैल्यू यूनिक और कोई भी कॉपीड वैल्यू ना हो और कोई नल वैल्यू भी ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी प्राइमरी की, सुपर की या की बन सकता है। लेकिन आपके पास इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि सुपर की जेनेरिक होती है और जो आपकी प्राइमरी की है वो आपकी स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा आपके पास आ रही है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? अब ऐसा भी मुमकिन है कि एक टेबल है, उसमें जिस तरह अभी मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, रोल नंबर भी है, CNIC नंबर भी है। अब क्योंकि तीनों ऐसे कॉलम्स हैं, तीनों ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, क्योंकि इनमें डुप्लीकेशन नहीं पाई जाती, इनमें नल वैल्यू नहीं पाई जाती, तो याद रखिएगा कि हम एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की बनाते हैं, हम मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं बना सकते। बाय रूल ऑफ नॉर्मलाइजेशन, बाय रूल ऑफ डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस, जो रूल है वो ये कहता है कि एक टेबल का एक ही प्राइमरी की होगा। तो जो एक प्राइमरी की हमने बना ली वो तो प्राइमरी की बन गई, वो प्राइमरी की कहलाई। अब प्राइमरी की बन कितनी सकती थी? 3, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और CNIC। तो जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया वो प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन से पहले ये तीनों कॉलम क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की। कैंडिडेट उम्मीदवार को कहते हैं। तो ये तीनों उम्मीदवार हैं कॉलम कि इनमें से किसी एक को भी प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो तीनों कॉलम क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की। इंग्लिश में आप ये कह सकते हैं कि वो फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स दोज आर एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज, ठीक है। सो इनमें से जो सिलेक्ट हो जाएगा वो प्राइमरी की है, और जिसको सिलेक्ट नहीं किया गया वो आपका कहलाएगा अल्टरनेट की, ठीक है। अल्टरनेट की का मतलब, जिस तरह ये आपको टेबल भी शो कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के दोनों आपके पास अवेलेबल हैं, तो जैसे सिलेक्ट कर लिया गया वो प्राइमरी की बनेगा, और जिसको सिलेक्ट नहीं किया गया वो आपके पास अल्टरनेट की कहलाएगा। इसी तरीके से एक और भी सिनेरियो हो सकता है, एक और भी स्टोरी हो सकती है कि आपके पास एक ऐसा टेबल आ गया जिसमें कोई एक भी कॉलम ऐसा नहीं है जो प्राइमरी की के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो। मींस इफ वी हैव नॉट अवेलेबल अ सिंगल कैंडिडेट की, ठीक है। अगर हमारे पास एक भी कैंडिडेट की अवेलेबल ना हो, कोई प्राइमरी की बनने के काबिल ही नहीं है कोई कॉलम भी, तो देन हम क्या करेंगे? देन हम फिर कंपोजिट की बनाते हैं। कंपोजिशन आपको पता है, कंपोजिशन आप कहते हैं मिलने को, कंपोज होने को, चीज़ों को फाइंड आउट करने को। तो कंपोजिशन हम क्यों करेंगे? जब आपके पास एक ऐसा टेबल आ जाए जिसमें कोई भी कॉलम प्राइमरी की नहीं बन सकता, उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में फिर आप प्राइमरी की जिसको बनाना चाह रहे हैं, जिन जिन कॉलम्स को, उनको हम मिलाकर कोशिश करते हैं कि हम प्राइमरी की बना सकें। ये टेबल देखें, इससे आपको समझ आएगी। टेबल में आपके पास रोल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स के 3 कॉलम हैं, ठीक है। अब मार्क्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। बेशक अगर मार्क्स के अंदर यूनिक वैल्यू भी आ जाए तो हम मार्क्स को प्राइमरी की नहीं बना सकते, बिकॉज मार्क्स की वैल्यू फिक्स नहीं है। सब्जेक्ट का नेम फिक्स है, रोल नंबर फिक्स है। अब अजम्पशन दी गई है, आपके ध्यान में आएगा कि रोल नंबर 1 रिपीट क्यों हो रहा है? वो सिर्फ अजम्पशन क्रिएट कर रहा है आपको समझाने के लिए कि आपके पास अगर ऐसा हो कि आपके पास रोल नंबर में भी डुप्लीकेशन है, आपके पास सब्जेक्ट्स के नेम में भी डुप्लीकेशन है, तो मार्क्स का कॉलम वैसे एलिमिनेट हो गया। अब आप प्राइमरी की किसे बनाएंगे? तो फिर इस सूरत में आप क्या करेंगे? आप दोनों कॉलम्स को प्राइमरी की कहेंगे, दोनों को कंपोजिशन के अंदर प्राइमरी की बोलेंगे। अगर आप इन दोनों कॉलम को मिलाकर पढ़ें तो रोल नंबर 1 का सब्जेक्ट इंग्लिश है, अगले स्टूडेंट का रोल नंबर तो 1 ही है लेकिन उसका सब्जेक्ट मैथ है, तीसरे का रोल नंबर भी 1 ही है लेकिन उसका सब्जेक्ट क्या है? कंप्यूटर। तो अगर हम इन दोनों फील्ड्स को ज्वाइन करके पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ये आपके पास कंपोजिट अगर हो जाएं, ज्वाइन में पढ़े जाएं, तो इनके अंदर यूनिकनेस है। दे कैन आइडेंटिफाई अ इंडिविजुअल पर्सन बाय कंपोज ऑफ 2 वैल्यूज। जब दोनों मिलकर वैल्यू इनकी पढ़ी लिखी बोली जाएंगी तो आपके पास इनकी जो यूनिकनेस है वो प्रूव हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कंपोजिट की। याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बनाई जाती है इन केस वी हैव नो कैंडिडेट की। लेकिन याद रखिएगा कि कंपोजिट की
कभी भी अच्छी की नहीं है और ये अल्टीमेटली हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हम नॉर्मलाइजेशन के अंदर कंपोजिट कीज़ को तोड़ते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से आइडेंटिकल प्राइमरी कीज़ की तरफ जाएं, कंपोजिशन की तरफ ना जाएं। कंपोजिशन हमेशा आपके पास प्राइमरी की जो ये बनती है ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ये अननॉर्मलाइजेशन क्रिएट करती है डेटाबेस के अंदर। इसे कैसे सॉल्व करना है इसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को देखेंगे लेटर ऑन, तो उसमें आप इसको समझ जाएंगे। लास्ट जो है हमारे पास वो आपके पास जो एक की आ रही है उसका नाम है जो है ना फॉरेन की पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, ईआर डायग्राम बनाते वक्त भी हम जिक्र कर चुके हैं। रिलेशनल मॉडल की जब कन्वर्जन सीखी थी हमने इसको उस वक्त भी इसको डिस्कस किया था। उन वीडियो को जगह जाके ज़रूर देखें और आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझें। फॉरेन की क्या होता है कि अगर आप एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, दो टेबल्स को मिलाना चाहते हैं कुछ इस तरह से, ये एक टेबल आ रहा है पेरेंट टेबल, एक चाइल्ड टेबल है। पेरेंट टेबल में रोल नंबर है, चाइल्ड में भी रोल नंबर आपको नज़र आ रहा है। और ये तो इसमें हम करना क्या चाह रहे होते हैं, हम एक टेबल की प्राइमरी की को अगर किसी दूसरे टेबल में कॉपी करें तो दूसरे टेबल में उसको फॉरेन की कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ बनाया जाता है रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। जो ईआर डायग्राम में हम रिलेशनशिप शो करते हैं वही रिलेशनशिप जब हम प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं तो हम प्राइमरी की को कॉपी करके फॉरेन की के तौर पे यूज़ कराते हैं अदर टेबल्स के अंदर। इसके लिए आप कन्वर्जन ऑफ ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल ज़रूर देखें, आपको उसमें समझ आएगी तभी जब आप कन्वर्जन्स करेंगे, वरना आपको फॉरेन की के अंदर हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये कॉपीड कॉलम है, कॉपीड की है जो कि हमने प्राइमरी की को कॉपी करके किसी दूसरी टेबल में लेकर गए हैं। सो ये एक आज का टॉपिक है जी जो मैंने आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ क्या हैं, कहाँ यूज़ होंगी, क्या इनके एडवांटेजेस हैं और ये हमें क्या डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी हमें ये एक्यूरेसीज या रिलायबल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में कैसे ये हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी गेन हुई होगी। अगर आपको हमारी ये एफर्ट्स पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इसको आप शेयर करें अपने कम्युनिटी के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।